लेक्चर 31। आज तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ मैं बीवी। तो रूडी अपनी गन निकाल कर लोड करते हुए उन दोनों पर तानते हुए कहता है, सूर्या राणा की बीवी है वो, और तुमने सूर्या राणा की बीवी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे की? उस सूर्या राणा की अमानत पर जो पल भर में लोगों को नर्क के दर्शन करवा देता है, जो खुद किसी यमराज से कम नहीं, तो भुगतो अब उसकी सजा। ये कहकर वह उन दोनों लड़कों के सीने में गोलियां दाग देता है। वही सोना, जो कि रूडी के मुंह से सूर्या का नाम जानकर सदमे में थी, वह गोलियों की आवाज सुनते ही जोर से चीखते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब आगे सोना जैसे ही बेहोश होती है, रूडी तुरंत सब छोड़कर भाग कर जाता है और उसे संभालते हुए कहता है, भाभी भाभी क्या हुआ यार? पर सोना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वह बेहोश हो चुकी होती है। उसको बेहोश देखकर रूडी एक गहरी सांस लेता है और खुद से ही कहता है, लो यार ये भी कोई बात हुई भला, मेरा भाई वहाँ बिना खून किए एक दिन नहीं गुजारता, और यहाँ मेरी भाभी गोलियों की आवाज से ही डरकर बेहोश हो गई है। कमाल की राम मिलाई जोड़ी है इन्हीं दोनों की। ये कहकर वह सोना को अपनी बाहों में उठाता है और अपनी कार की बैक सीट पर लिटा देता है, और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए किसी को कुछ MSG टाइप करके कार स्टार्ट कर देता है। हॉस्पिटल। कुछ देर बाद सोना हॉस्पिटल के विप वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी और 4 फीमेल डॉक्टर ने उसे दोनों तरफ से घेर रखा था। एक डॉक्टर उसके हाथों की बैंडेज कर रही थी, दूसरी उसकी पूरी बॉडी को एनालिसिस करने में लगी हुई थी, और बाकी 2 मुंह बनाते हुए खड़ी थी, क्योंकि ये चारों इस हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर थी जिन्हें रूडी ने सोना के चेकअप के लिए बुलवाया था। और फिर उसने बकवास सी पर्ची वाला गेम के जरिए ये डिसाइड किया था कि उसकी भाभी यानी कि हमारी सोना का चेकअप करेगा तो करेगा कौन। और खुद भी उसी रूम के सोफे पर बैठा रूडी एप्पल खा रहा था। तभी उस वार्ड रूम का दरवाजा खुलता है और 2 लोग अंदर आते हैं। उन दोनों को अंदर आता देख रूडी हड़बड़ाते हुए एप्पल फेंक कर आज्ञाकारी बालक की तरह खड़ा हो जाता है। उसे इस तरह करते देखकर सामने जो 2 लोग आए थे, जो कि कोई और नहीं ओमी और सूर्या ही थे, उनमें से ओमी उसे घूर कर देखता है। वही सूर्या उसे इग्नोर कर सीधे सोना के पास जाता है और उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। वही डॉक्टर जब सूर्या को देखती है तो डर से 2 कदम पीछे हो जाती है। हालांकि सूर्या ने मास्क पहन रखा था, पर उसकी आंखें ही काफी थी सबको डरा कर बेहोश करने के लिए। उसे देखकर चारों फीमेल डॉक्टर एक दूसरे को देखती है और बोलने का इशारा कर देती है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी उनमें से एक फीमेल डॉक्टर हिम्मत करके आगे आते हुए कहती है, सर मैम इज एब्सोल्युटली फाइन, बस उनके हाथों में थोड़ी सी इंजरी हुई है, कुछ दिन पानी में न भिगाए तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये कहकर वह फिर से अपने कदम पीछे कर खड़ी हो जाती है। वही सूर्या उनसे कुछ नहीं कहता है, तो ओमी उन डॉक्टर्स को वहां से जाने का इशारा कर देता है, तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वही सोना अब भी बेहोश थी। सूर्या को सोना के लिए ऐसे तड़पता हुआ देखकर रूडी सरकते हुए ओमी के पास जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, भाई को प्यार हो गया है लग रहा मुझे, देखो कैसे तड़प रहे हैं भाभी को दर्द में देखकर। उसकी बात सुनकर ओमी गुस्से से उसे घूरने लगता है, तो रूडी उसके घूरने को इग्नोर करते हुए कहता है, यार पहले तो ये घूरना बंद करो, वरना अभी आपकी इन भूरी बिल्ली जैसी आंखों की पप्पी ले लूंगा, फिर बाद में मुझे जो समझना है समझ लेना। उसकी बात सुनकर ओमी उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मैं उस टाइप का नहीं हूँ, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी GF है, जिससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ये कहकर वह सोफे पर जाकर बैठ जाता है, पर हमारा रूडी भी कहाँ कुछ कम था, वह भी उसके पीछे जाकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ हाँ वही GF ना, जिसको आप अपनी GF तो बताते हो पर प्यार नहीं, पर मैं बता रहा हूँ मेरे एरोगेंट भाई को सच में भाभी से प्यार हो गया है, और होगा भी कैसे नहीं, शी इज सच अ क्यूट। उसके इतना कहते ही ओमी तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, धीरे बोल कमीने, अगर इस राक्षस ने सुन लिया कि तू उसकी बीवी के बारे में ये सब बोल रहा है न, हम दोनों को अभी के अभी कच्चा निकल जाएगा, क्यों मुझे मरवाने पर तुला हुआ है। वही रूडी उसकी बात पर उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, कितना डरते हो आप भाई से। उसने इतना ही कहा होता है कि उन दोनों को सूर्या की कड़क आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा होता है, गेट आउट फ्रॉम हियर यू बोथ नाउ। ये सुनकर वह दोनों अपनी गर्दन घुमाकर सूर्या की तरफ देखते हैं, जो सोना का चेहरा अपने सीने में घुसाए उन लोगों को ही गुस्से से घूरे जा रहा होता है। वह दोनों उसकी लाल आंखों को देखकर तुरंत हड़बड़ाते हुए खड़े होते हैं और भागते हुए वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। वही उनके जाते ही सूर्या सोना को बिस्तर पर लिटा देता है और गुस्से से घूरते हुए कहता है, एक बार होश में आओ तुम पहले, फिर तुम्हें बताता हूँ बीवी, बहुत शौक है ना रात को बाहर सड़कों पर झांसी की रानी बनकर घूमने का, आज तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ मैं बीवी।
ये कहकर वह वहाँ से बालकनी में चला जाता है और सोना को देखते हुए ही सिगरेट पीने लगता है। वही दूसरी तरफ नमित जब उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो लड़के सोना को लेकर आए थे, वहां पर उन गुंडों की हालत देखकर नमित हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बेस्ट मवाली दोस्तों को सोना के पीछे भेजा था ताकि सोना खुद उन मवालियों से बचने के लिए नामित की बाहों में आए और फिर नामित उसे बचाने की एक्टिंग कर उसकी नजरों में हीरो साबित हो जाए। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रखा था। उसके सारे मवाली दोस्तों की लाश बढ़ी हुई थी यह पर, और उनकी बॉडी देखकर तो यही लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उन्हें बेरहमी से मारा था, और इतनी बेरहमी से मारा था कि उनकी बॉडी देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। वही नमित उन सबको देखते हुए कहता है, एक बार फिर से बच गई तुम सोना। आखिर ऐसा कौन है जो तुम्हें हर बार मुझसे बचा लेता है? पर मेरा नाम भी नमित है, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा सोना, चाहे इसके लिए मुझे अब सारी हदें पार क्यों न करनी पड़े। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही पागलपन झलक रहा होता है। ऐसा कहकर वह उन लड़कों की लाश को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। चैप्टर 32 डोंट रीड। तो रूडी अपनी गन निकाल कर लोड करते हुए उन दोनों पर तानते हुए कहता है, सूर्या राणा की बीवी है वो, और तुमने सूर्या राणा की बीवी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे की? उस सूर्या राणा की अमानत पर जो पल भर में लोगों को नर्क के दर्शन करवा देता है, जो खुद किसी यमराज से कम नहीं, तो भुगतो अब उसकी सजा। ये कहकर वह उन दोनों लड़कों के सीने में गोलियां दाग देता है। वही सोना जो कि रूडी के मुंह से सूर्या का नाम जानकर सदमे में थी, वह गोलियों की आवाज सुनते ही जोर से चीखते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब आगे सोना जैसे ही बेहोश होती है, रूडी तुरंत सब छोड़कर भाग कर जाता है और उसे संभालते हुए कहता है, भाभी भाभी क्या हुआ यार? पर सोना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वह बेहोश हो चुकी होती है। उसको बेहोश देखकर रूडी एक गहरी सांस लेता है और खुद से ही कहता है, लो यार ये भी कोई बात हुई भला, मेरा भाई वहाँ बिना खून किए एक दिन नहीं गुजारता, और यहाँ मेरी भाभी गोलियों की आवाज से ही डर कर बेहोश हो गई है। कमाल की राम मिलाई जोड़ी है इन्हीं दोनों की। ये कहकर वह सोना को अपनी बाहों में उठाता है और अपनी कार की बैक सीट पर लिटा देता है, और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए किसी को कुछ MSG टाइप करके कार स्टार्ट कर देता है। हॉस्पिटल। कुछ देर बाद सोना हॉस्पिटल के विप वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी और 4 फीमेल डॉक्टर ने उसे दोनों तरफ से घेर रखा था। एक डॉक्टर उसके हाथों की बैंडेज कर रही थी, दूसरी उसकी पूरी बॉडी को एनालिसिस करने में लगी हुई थी, और बाकी 2 मुंह बनाते हुए खड़ी थी, क्योंकि ये चारों इस हॉस्पिटल की बेस्ट डॉक्टर थी जिन्हें रूडी ने सोना के चेकअप के लिए बुलवाया था। और फिर उसने बकवास सी पर्ची वाला गेम के जरिए ये डिसाइड किया था कि उसकी भाभी यानी कि हमारी सोना का चेकअप करेगा तो करेगा कौन। और खुद भी उसी रूम के सोफे पर बैठा रूडी एप्पल खा रहा था। तभी उस वार्ड रूम का दरवाजा खुलता है और 2 लोग अंदर आते हैं। उन दोनों को अंदर आता देख रूडी हड़बड़ाते हुए एप्पल फेंक कर आज्ञाकारी बालक की तरह खड़ा हो जाता है। उसे इस तरह करते देखकर सामने जो 2 लोग आए थे, जो कि कोई और नहीं ओमी और सूर्या ही थे, उनमें से ओमी उसे घूर कर देखता है। वही सूर्या उसे इग्नोर कर सीधे सोना के पास जाता है और उसे तुरंत अपने सीने से लगा लेता है। वही डॉक्टर जब सूर्या को देखती है तो डर से 2 कदम पीछे हो जाती है। हालांकि सूर्या ने मास्क पहन रखा था, पर उसकी आंखें ही काफी थी सबको डरा कर बेहोश करने के लिए। उसे देखकर चारों फीमेल डॉक्टर एक दूसरे को देखती है और बोलने का इशारा कर देती है, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी उनमें से एक फीमेल डॉक्टर हिम्मत करके आगे आते हुए कहती है, सर मैम इज एब्सोल्युटली फाइन, बस उनके हाथों में थोड़ी सी इंजरी हुई है, कुछ दिन पानी में न भिगाए तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये कहकर वह फिर से अपने कदम पीछे कर खड़ी हो जाती है। वही सूर्या उनसे कुछ नहीं कहता है, तो ओमी उन डॉक्टर्स को वहाँ से जाने का इशारा कर देता है, तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वही सोना अब भी बेहोश थी। सूर्या को सोना के लिए ऐसे तड़पता हुआ देखकर रूडी सरकते हुए ओमी के पास जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, भाई को प्यार हो गया है लग रहा मुझे, देखो कैसे तड़प रहे हैं भाभी को दर्द में देखकर। उसकी बात सुनकर ओमी गुस्से से उसे घूरने लगता है, तो रूडी उसके घूरने को इग्नोर करते हुए कहता है, यार पहले तो ये घूरना बंद करो, वरना अभी आपकी इन भूरी बिल्ली जैसी आंखों की पप्पी ले लूंगा, फिर बाद में मुझे जो समझना है समझ लेना। उसकी बात सुनकर ओमी उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मैं उस टाइप का नहीं हूँ, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मेरी ऑलरेडी GF है, जिससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ये कहकर वह सोफे पर जाकर बैठ जाता है, पर हमारा रूडी भी कहाँ कुछ कम था, वह भी उसके पीछे जाकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ हाँ वही GF ना, जिसको आप अपनी GF तो बताते हो पर प्यार नहीं,
पर मैं बता रहा हूँ मेरे एरोगेंट भाई को सच में भाभी से प्यार हो गया है, और होगा भी कैसे नहीं, शी इज सच अ क्यूट। उसके इतना कहते ही ओमी तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, धीरे बोल कमीने। अगर इस राक्षस ने सुन लिया कि तू उसकी बीवी के बारे में ये सब बोल रहा है न, हम दोनों को अभी के अभी कच्चा निकल जाएगा। क्यों मुझे मरवाने पर तुला हुआ है? वही रूडी उसकी बात पर उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, कितना डरते हो आप भाई से। उसने इतना ही कहा होता है कि उन दोनों को सूर्या की कड़क आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रहा होता है, गेट आउट फ्रॉम हियर यू बोथ नाउ। ये सुनकर वह दोनों अपनी गर्दन घुमाकर सूर्या की तरफ देखते हैं जो सोना का चेहरा अपने सीने में घुसाए उन लोगों को ही गुस्से से घूरे जा रहा होता है। वह दोनों उसकी लाल आंखों को देखकर तुरंत हड़बड़ाते हुए खड़े होते हैं और भागते हुए वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। वही उनके जाते ही सूर्या सोना को बिस्तर पर लिटा देता है और गुस्से से घूरते हुए कहता है, एक बार होश में आओ तुम पहले, फिर तुम्हें बताता हूँ बीवी। बहुत शौक है ना रात को बाहर सड़कों पर झांसी की रानी बनकर घूमने का, आज तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूँ मैं बीवी। ये कहकर वह वहाँ से बालकनी में चला जाता है और सोना को देखते हुए ही सिगरेट पीने लगता है। वही दूसरी तरफ नमित जब उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो लड़के सोना को लेकर आए थे, वहाँ पर उन गुंडों की हालत देखकर नमित हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपने बेस्ट मवाली दोस्तों को सोना के पीछे भेजा था ताकि सोना खुद उन मवालियों से बचने के लिए नामित की बाहों में आए और फिर नामित उसे बचाने की एक्टिंग कर उसकी नजरों में हीरो साबित हो जाए। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रखा था। उसके सारे मवाली दोस्तों की लाश बढ़ी हुई थी यह पर, और उनकी बॉडी देखकर तो यही लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उन्हें बेरहमी से मारा था, और इतनी बेरहमी से मारा था कि उनकी बॉडी देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। वही नमित उन सबको देखते हुए कहता है, एक बार फिर से बच गई तुम सोना। आखिर ऐसा कौन है जो तुम्हें हर बार मुझसे बचा लेता है? पर मेरा नाम भी नमित है, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा सोना, चाहे इसके लिए मुझे अब सारी हदें पार क्यों न करनी पड़े। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही पागलपन झलक रहा होता है। ऐसा कहकर वह उन लड़कों की लाश को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। 33 क्या बात है बीवी गैरों पर इतना विश्वास। उसके सारे मवाली दोस्तों की लाश बढ़ी हुई थी यह पर, और उनकी बॉडी देखकर तो यही लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उन्हें बेरहमी से मारा था, और इतनी बेरहमी से मारा था कि उनकी बॉडी देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। वही नमित उन सबको देखते हुए कहता है, एक बार फिर से बच गई तुम सोना। आखिर ऐसा कौन है जो तुम्हें हर बार मुझसे बचा लेता है? पर मेरा नाम भी नमित है, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा सोना, चाहे इसके लिए मुझे अब सारी हदें पार क्यों न करनी पड़े। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही पागलपन झलक रहा होता है। ऐसा कहकर वह उन लड़कों की लाश को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अब आगे हॉस्पिटल। सूर्या बालकनी में खड़ा सोना को ही एकटक घूरे जा रहा होता है। अभी तक उसने न जाने कितनी सिगरेट पी ली थी। वही बालकनी में खड़े खड़े तभी कुछ देर बाद सोना को होश आने लगता है और वह पलकें झपकाते हुए पहले तो ऊपर सीलिंग को टुकुर टुकुर देखने लगती है। अनजान छत को देखकर सोना अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगती है, तो खुद को हॉस्पिटल में पाकर वो झट से उठकर बैठ जाती है। उसकी नजर अभी तक सूर्या पर नहीं गई थी, वही सूर्या की नजर सोना पर ही टिकी हुई थी। वह सिगरेट पीते हुए उसे ही घूरे जा रहा था। तभी सोना अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठते हुए सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगती है कि वह यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आए और क्या हुआ था उसके साथ, क्योंकि उसे सिर्फ वो गुंडे और गोलियों की आवाज याद आ रही थी। तभी वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? और वो लड़का कौन था जिसने उन गुंडों को गोली मारी? ये कहकर वह अपना दिमाग चलाने लगती है और तभी उसे अचानक से रूडी की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। सूर्या राणा की बीवी है वो सूर्या राणा जो खुद किसी यमराज से कम नहीं। ये याद आते ही वह अपने कानों पर हाथ रखकर खुद से ही कहती है, नहीं हूँ मैं किसी की बीवी, और किसी गुंडे की तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ फंस गई सोना तू? नहीं सोना, तू ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती। चल, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए और तू फिर से किसी मुसीबत में पड़े, उससे पहले यहाँ हॉस्पिटल से 9-2-11 हो जा सोना की बच्ची। ये कहकर वह जैसे ही अपने पैर नीचे जमीन पर रखने वाली होती है, उसे सूर्या की कड़क और गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, अगर तुम्हारे पैर जमीन से टच भी हुए न बीवी, तो मुझे जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे दोनों पैरों को तुम्हारे जिस्म से अलग करने में। ये सुनते ही सोना झट से अपने दोनों पैर ऊपर कर लेती है और कंबल से अपने दोनों पैरों को छुपाते हुए कहती है, मेरे पैर क्या आपको ककड़ी या गाजर नजर आते हैं जो आप उन्हें काटने की बात करते हैं?
और पहले तो ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था ना कि अब आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। जब तक मैं खुद आपके पास नहीं आ जाती तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे। तो फिर आप यहाँ ऐसे मेरे साथ इस वार्ड में क्या कर रहे हैं? ये कहकर वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगती है। वही सूर्या उसकी ऐसी बातें सुनकर अपने हाथों में पकड़ी सिगरेट को जमीन में फेंक जूते से मसलते हुए सोना को तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, हम कहा तो था बीवी कि तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद तड़प कर मेरी बाहों में नहीं आ जाती, पर तुम्हारी हरकतों ने मुझे मजबूर कर दिया फिर से तुम्हारे सामने आने पर। ये सुनकर सोना उसे अपने करीब आता हुआ देखकर घबराते हुए कहती है, मेरी हरकतें? मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जो आपको यहाँ आने का कष्ट उठाना पड़ा? सोना की बातें सुनकर सूर्या सोना के करीब बेड पर बैठते हुए कहता है, हरकत तो तुमने ऐसी की है बीवी की, मन तो करता है अभी तुम्हारे दोनों पैर काट दो। ये कहकर वह सोना के दोनों पैरों को कसकर पकड़ लेता है, जिससे सोना की एक दर्द भरी आवाज निकल जाती है। वही सूर्या उसके दर्द भरे चेहरे को देखते हुए गुस्से से आगे कहता है, किससे पूछकर तुम इतनी रात को घर से बाहर सड़कों पर घूम रही थी बीवी? हाँ बोलो बीवी, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी तुम्हें जो तुम इतनी रात को एक गैर मर्द के साथ बाहर घूमने गई थी? उसकी बात सुनकर सोना दर्द से हकलाते हुए कहती है, नमित भैया कोई पराये नहीं है, अनाथालय में बाबा के बेटे हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है इसलिए उनके साथ गई थी। ये सुनकर सूर्या उसके पैरों पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहता है, क्या बात है बीवी, गैरों पर इतना विश्वास और खुद के पति पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है तुमको? नॉट बैड बीवी। और फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, बहुत भरोसा है न तुम्हें तुम्हारे नमित भैया पर बीवी। तो चलो बताओ, जब तुम्हें उन गुंडों ने घेर लिया था तब कहाँ थे तुम्हारे वो सो कॉल्ड नमित भैया? क्यों नहीं आए तुम्हें उन गुंडों से बचाने? बोलो बीवी। उसकी बात सुनकर सोना उसे टुकुर टुकुर नम आंखों से देखने लगती है। 34 डोंट वरी बीवी, अभी तुम्हें उम्र कैद देने का समय नहीं आया है। और फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, बहुत भरोसा है न तुम्हें तुम्हारे नमित भैया पर बीवी। तो चलो बताओ, जब तुम्हें उन गुंडों ने घेर लिया था तब कहाँ थे तुम्हारे वो सो कॉल्ड नमित भैया? क्यों नहीं आए तुम्हें उन गुंडों से बचाने? बोलो बीवी। उसकी बात सुनकर सोना उसे टुकुर टुकुर नम आंखों से देखने लगती है। अब आगे सोना के पास सूर्या की बातों का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि नमित उस समय कहा गया था और इतनी देर होने के बाद भी क्यों नहीं लौटा था, ये वो खुद नहीं समझ पा रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके सूर्या को जवाब देते हुए कहती है, वो हम दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे थे, तो उनकी कार खराब हो गई थी, तो बस उसी के लिए किसी से हेल्प लेने के लिए गए थे। उसकी बात सुनकर सूर्या सोना का पैर छोड़कर उसकी तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, और रियली बीवी, इतनी रात को इतनी सुनसान जगह पर तुम्हारा वो ब्लडी सो कॉल्ड भाई तुम्हें रास्ते पर अकेले कार में छोड़कर चला गया और तुम मुझे यहाँ इस बात पर एक्सप्लेनेशन दे रही हो? ये कहते वक्त उसकी आवाज में नाराजगी साफ साफ महसूस की जा सकती थी, जिससे सोना डर से पीछे बिस्तर पर झुकने लगती है और हकलाते हुए पलके नीचे करके कहती है, मुझे घर जाना है, प्लीज जाने दीजिए। वही सूर्या कुछ देर तक सोना की बात सुन उसकी आंखों में देखता है और फिर पीछे हटकर जाकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, आज रात तुम यही रहने वाली हो और मैं भी, क्योंकि तुम्हारे हाथों में जो चोट लगी है उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और उससे भी जरूरी बात, मैं खुद तुम्हें आज रात भर अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। ये सुनकर सोना झट से अपनी झुकी ही पलकों को ऊपर उठाकर सूर्या को देखने लगती है, पर सूर्या अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर बैठा हुआ था। वही सोना उसे देखते हुए कहती है, देखिए आपने कहा था कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो फिर आप मुझे यहाँ ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और मैं जाकर रहूंगी। ये कहकर वह बिस्तर से नीचे उतरने लगती है, तो सूर्या उसे देखते हुए कहता है, ठीक है बीवी, बहुत शौक है न तुम्हें मेरी बातों को अनसुना करने का, तो ठीक है यही सही, घर जाना चाहती हो ना, तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। पर क्या हो अगर तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारे घर को और वहां रहने वाले लोगों को ही गायब करवा दूं? ये सुनकर सोना फिर से बिस्तर पर ही बैठ जाती है, पैर ऊपर करके, और उससे कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, वैसे भी आज रात की ही तो बात है ना, रुक जाती हूँ मैं यहाँ, पर क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे घर पर बाबा से बात करनी है। ये कहते हुए वह जबरदस्ती मुस्कुराने लगती है और यह कहकर सोना अपना हाथ आगे कर देती है। वही सूर्या सोना की डिमांड पर पहले उसे देखता है और फिर उसके हाथों को देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए उससे कहता है, और मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा बीवी? ये कहकर वह मुस्कुराते हुए सोना को देखने लगता है
वही सोना उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे देखते हुए कहती है, वाह जी वाह, कितने दुष्ट है आप। एक तो पहले खुद ही मुझे कैद करके यहाँ रख लिया है और जाने नहीं दे रहे, और अब मुझे मेरे बाबा से बात करने के लिए मोबाइल भी नहीं दे रहे। हे कान्हा जी, मैं क्या करूँ। ये कहते हुए वह रोने की एक्टिंग करने लगती है। वही उसकी नौटंकी देखकर सूर्या अपना सिर हिला देता है और उससे कहता है, एक्टिंग बहुत बुरी करती हो तुम बीवी, कभी दोबारा मेरे सामने ये ट्राई मत करना। और रही बात तुम्हें कैद करने की, तो मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनी कैद में रख सकता हूँ, पर डोंट वरी बीवी, अभी तुम्हें उम्र कैद देने का समय नहीं आया है। ये कहकर वह तिरछा मुस्कुरा देता है। वही सोना उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती और उसे देखते हुए कहती है, क्या मतलब, मैंने तो सिर्फ मोबाइल मांगा है आपसे, मैं अपना फोन घर पर भूल गई हूँ न, इसलिए प्लीज थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, मैं तुरंत आपको वापस लौटा दूंगी बाबा से बात करने के बाद। ये कहकर वह मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही सूर्या उसकी मासूमियत देखकर उसमें खोसा जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। तो सोना उससे आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, 5 मिनट के लिए दे दीजिए। सूर्या फिर भी कोई जवाब नहीं देता, तो सोना फिर से अपनी चेहरे पर मासूमियत लाते हुए कहती है, अच्छा 2 मिनट के लिए दे दीजिए प्लीज। तब भी सूर्या कुछ नहीं कहता है, तो सोना और भी पप्पी फेस बनाते हुए कहती है, प्लीज बस 1 मिनट के लिए दे दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर सूर्या के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वह अपना मोबाइल निकाल कर सोना को देते हुए कहता है, ठीक है कर लो बात, बट ओनली 1 मिनट है तुम्हारे पास बीवी, और फिर उसके बाद तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, एंड डोंट वरी, मैं कुछ भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे नहीं करवाऊंगा। ये सुनकर सोना झट से उसके हाथों से फोन लेते हुए कहती है, हाँ हाँ समझ गई, वैसे भी आप मेरी मर्जी के बिना कुछ कर भी नहीं सकते मेरे साथ, क्योंकि सोना को कराटे आते हैं। एक तो मुझे यहाँ कैद कर लिया और मोबाइल के लिए शर्त रख रहे हैं, वहाँ मेरे बाबा मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। हो, अगर मेरे बाबा की मुझे चिंता नहीं होती ना, तो अब तक तो आपको कच्चा निकल गई होती। सोना कमजोर नहीं है सोना, समझे आप। सोना ये सब बोल तो रही थी, पर अंदर ही अंदर वह घबरा भी रही थी, क्योंकि सूर्या पर उसकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो बस उसे ही अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था, क्योंकि सोना की बातों के पीछे की घबराहट उसे अच्छे से समझ आ गई थी। पर सूर्या उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहता है, जूडो कराटे बाद में करती रहना बीवी, पर इससे पहले कि मैं फोन वापस ले लूं, तुम ससुर जी को कॉल लगा लो। ये सुनकर सोना अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या कहा ससुर जी? कौन ससुर जी? किसका ससुर जी? खबरदार, जो मेरे बाबा को आपने ससुर जी बोला तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा है, कोई ससुर वसुर नहीं है आपके, समझे आप। ये सुनकर सूर्या उससे कहता है, बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करने की जरूरत नहीं है बीवी, अब मुंह बंद करो और कॉल लगाओ, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये सुनकर सोना तुरंत मोबाइल में अपने बाबा का नंबर डायल कर देती है। कुछ ही देर में सामने से कॉल रिसीव होती है, तो उसके बाबा कुछ कहते उससे पहले ही सोना उनसे कहती है, हेलो हेलो बाबा, मैं सोना बोल रही हूँ। वही सोना की आवाज सुनकर उसके बाबा परेशानी भरी आवाज में कहते हैं, सोना सोना बेटा, कहाँ हो तुम? और नमित कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा, कब से गए हो तुम दोनों, अब तक वापस क्यों नहीं आए? पता है हम सबको कितनी चिंता हो रही है तुम दोनों की। ये सुनकर सोना उन्हें शांत करवाते हुए कहती है, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पहले शांत हो जाए और बाकी सबसे भी कहिए कि मेरी चिंता न करे। वो तो रास्ते में बस नमित भैया की कार खराब हो गई थी, इसलिए हम यहाँ फंस गए, और नमित भैया कार ठीक करवाने के लिए हेल्प लेने चले गए थे, तो मुझे वहाँ पर मेरी एक सहेली मिल गई थी और उसने मुझे अपने साथ अपने घर चलने का कहा, तो मैं उसके साथ उसके घर आ गई हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगी। ये कहते हुए वह अपनी फिंगर क्रॉस कर लेती है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी अपने बाबा से, और यह उसकी आदत थी कि जब भी वह झूठ बोला करती थी अपनी फिंगर क्रॉस कर लिया करती थी। वही सूर्या उसकी बचकानी हरकतों को देखकर अपना सिर हिला देता है और अपना दूसरा मोबाइल निकालकर उसमें कुछ देखने लगता है। वही सोना के बाबा सोना की बात सुनकर राहत की सांस लेते हैं और उससे नमित के बारे में पूछते हैं, पर सोना उनसे नमित के बारे में कुछ कहती उससे पहले ही सूर्या उससे मोबाइल छीन लेता है और कॉल कट करते हुए उससे कहता है, टाइम्स अप बीवी, तुम्हारे 1 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। 35 दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। ये कहते हुए वह अपनी फिंगर क्रॉस कर लेती है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी अपने बाबा से
और यह उसकी आदत थी कि जब भी वह झूठ बोला करती थी अपनी फिंगर क्रॉस कर लिया करती थी। वही सूर्या उसकी बचकानी हरकतों को देखकर अपना सिर हिला देता है और अपना दूसरा मोबाइल निकालकर उसमें कुछ देखने लगता है। वही सोना के बाबा सोना की बात सुनकर राहत की सांस लेते हैं और उससे नमित के बारे में पूछते हैं, पर सोना उनसे नमित के बारे में कुछ कहती उससे पहले ही सूर्या उससे मोबाइल छीन लेता है और कॉल कट करते हुए उससे कहता है, टाइम्स अप बीवी, तुम्हारे 1 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अब आगे। सूर्या के ऐसे अचानक से फोन छीन लेने पर सोना उसे घूर कर देखने लगती है। वही सूर्या उसकी नजरों को इग्नोर कर उसे देखते हुए कहता है, अब मेरी शर्त की बारी है जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तो सोना उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, गधे में जाए आपकी शर्त, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा का कॉल कट करने की? मैं बात कर रही थी तो आपको दिखाई नहीं दिया क्या? तो सूर्या उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है। वही सोना भी उसे डबल घूर कर देखते हुए कहती है, क्या ऐसे घूर क्या रहे हैं आप? डरती नहीं हूँ मैं आपसे और न ही आपकी ये कंचे जैसी आंखों से, समझे आप मिस्टर, जो भी नाम हो आपका। ये सुनकर सूर्या उसे घूरते हुए कहता है, व्हाट रबिश बीवी, तुम्हें मेरी आंखें कंचे जैसी नजर आती है? हाउ डरे यू, और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? बहुत हिम्मत आ गई है न तुम में, बहुत जुबान चलाने लगी हो। रुको तुम, अभी बताता हूँ तुमको। ये कहकर वह सोना के करीब बढ़ने लगता है। तो सोना उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, पीछे हटिए। देखिए आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब नहीं आएंगे, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वही सूर्या उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए कहता है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही झुका हुआ हूँ बीवी, मैंने तो तुम्हें टच भी नहीं किया है बीवी, देख लो। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए सोना को देखने लगता है। वही सोना उसको मुस्कुराते हुए देखकर चिढ़ जाती है और उसे पीछे धक्का देते हुए कहती है, टच नहीं किया है तो फिर इतने करीब क्यों आ रहे हैं, दूर हटिए ना। ये सुनकर सूर्या उसे देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या बीवी, कि मैं तुम्हारे इतना करीब आकर भी तुम्हें टच नहीं कर रहा हूँ? नॉट बैड बीवी, तुम तो काफी तेज निकली। ये कहकर वह सोना को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। वही सोना उसकी बातों से चिढ़ जाती है और उसे धक्का देते हुए कहती है, हाँ हूँ मैं तेज, बहुत तेज हूँ, पर मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपने करीब लाने का और खुद को टच करने देने का। आप हटिए, मुझे घुटन महसूस हो रही है आपके मेरे इतने करीब होने से। वही सोना के ये कहने पर कि उसे सूर्या की करीबी से घुटन महसूस हो रही है। न जाने सूर्या को क्यों अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है अपने अंदर, और वह कुछ देर तक उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। फिर अचानक ही उसके ऊपर से उठ जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। वही उसके जाने के बाद सोना उसे जाते हुए देखती है और फिर दरवाजा बंद होते ही झट से उठकर बैठ जाती है और राहत की सांस लेते हुए कहती है, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, इतने करीब भी कोई जाता है क्या किसी के? अभी मेरी सांस अटकने वाली थी, पता नहीं क्यों ये जब जब मेरे करीब आते हैं मेरी सांसें बेकाबू क्यों होने लगती है, क्यों इन्हें देखकर मेरा दिल इतनी जोरों से शोर करने लगता है। खैर छोड़ो मुझे, क्या अभी तो ये गए, कम से कम अभी कुछ देर चैन की सांस ले लेती हूँ, पता नहीं फिर ना आ जाए कहीं और फिर से कुछ ऐसा वैसा न कर दे जिससे मेरी सांस ही अटक जाए। हे कान्हा जी, बचा लियो अपनी सोना को। ये कहकर वह बिस्तर पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है, पर कुछ देर बाद भी उसे नींद नहीं आती और वह बस करवट ही बदलते रहती है। आखिर में थक हार कर वह उठकर बैठ जाती है और फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद से ही कहती है, यार मैं क्या पागल हो चुकी हूँ, नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? कहा मैं इस राक्षस के आने से पहले सोने का सोच रही हूँ और ये नींद मुझसे बैल लगाए बैठी है। ऊपर से मेरा लल्लू चप्पू भी मेरे पास नहीं है जिसे गले लगा कर सो सकूं। ये कहकर वह रोनी सूरत बनाने लगती है और फिर इधर उधर देखती है तो उसे सूर्या नजर नहीं आता। ये देखकर वह खुश हो जाती है और झट से बिस्तर से नीचे उतरकर कमरे से निकलकर बाहर चली जाती है। रूम से बाहर निकलने के बाद वह इधर उधर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता, तो वह सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ देर बाद सोना को टेरेस का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है तो सोना खुश हो जाती है और अपने कदम भागते हुए उस ओर बढ़ा देती है। टेरेस में पहुंचते ही सोना जब सामने देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। सोना बारिश देखते ही सब भूलकर बाहर निकल जाती है और ऊपर टेरेस पर ही गोल गोल घूमते हुए बारिश में भीगने लगती है। इस समय वहाँ ये भी भूल चुकी थी कि उसके हाथों में कोई चोट लगी है। कुछ देर तक सोना यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए झूमते हुए बारिश में भीगने लगती है, बिना किसी चीज के परवाह के।
इस बात से अनजान कि कोई उसे सामने खड़ा बस एकटक निहारे जा रहा होता है, जो कि और कोई नहीं सूर्या ही था, जो सोना को रूम में चेक करने गया था। और उसके न मिलने पर पूरा हॉस्पिटल छान मारने के बाद जब यहाँ ऊपर टेरेस पर आया था तो सोना को खुशी से बारिश में झूमता हुआ देखकर बस अपनी जगह पर खड़ा हो उसे ही एकटक निहारने लगता है। सूर्या उसे बेसुध होकर देख ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोना के हाथों में जाती है जहाँ पर ड्रेसिंग की गई थी, सूर्या को डॉक्टर की बातें याद आने लगती है कि हाथों को पानी से दूर रखना था। ये याद करते ही सूर्या की आंखें दाग हो जाती है और वो को अब तक सोना को प्यार से निहारे जा रहा था वह गुस्से में उसे घूरने लगता है। वही सोना इन सब से अनजान बच्चों की तरह पानी में उछल कूद करने लगती है। तभी उसे सूर्या की कड़क आवाज सुनाई देती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या हरकत है तुम्हारी बीवी? सूर्या की आवाज सुनते ही सोना झट से पीछे पलटकर देखती है तो सूर्या गुस्से से उसे ही घूर रहा होता है। उसके घूरने से सोना इतना डर जाती है कि जैसे ही अपने कदम पीछे लेने लगती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वही पर गिर जाती है और दर्द से जोर से चीखती है। वही सूर्या उसे गिरता हुआ देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और उसे जमीन से उठाकर अपनी बाहों में उठा लेता है। वही सोना सूर्या की बाहों में जाते ही अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल देती है। उसकी आंखें नम हो गई थी, गिरने से चोट लगने के कारण दर्द जो हो रहा था। वही सूर्या अभी भी उसे गुस्से से घूरते हुए टेरेस से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। उसने अपनी गुस्से से भरी नजरें सोना से एक भी बार नहीं हटाई थी। वही सोना ने अपनी नजरों को झुका लिया था क्योंकि वह सूर्या की नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद सूर्या सोना को लेकर विप वार्ड के रूम में आता है और उसे गुस्से से देखने के बाद रूम से बाहर चला जाता है। वही सोना उसके ऐसे चले जाने पर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है इन्हें क्या हुआ, और फिर ठंड से कांपते हुए वहीं पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सूर्या वापस आता है। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और उसके हाथ में एक बैग था जो वो सोना की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है गो एंड चेंज योर क्लॉथ बीवी। ये सुनकर सोना उसे देखने लगती है तो सूर्या ने उससे अपनी नजरें फेर रखी थी। वह दूसरी तरफ देख रहा था। ये देखकर सोना खुद को देखती है तो उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट हो चुके थे और उसकी बॉडी से चिपक गए थे, जिससे वह जल्दी से खुद को छिपाने की कोशिश करने लगती है। वही सूर्या उसको ऐसा करता देख बैग वही छोड़कर बालकनी में चला जाता है। वही सोना उसके जाने के बाद उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ कपड़े थे। ये देखकर अनजाने में ही सही पर सोना के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर जाती है और वह झट से उन कपड़ों को लेकर बाथरूम में घुस जाती है। वही सूर्या बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगता है। कुछ देर बाद सोना अपने कपड़े बदल कर बाहर आती है। सूर्या ने सोना के लिए वैसे ही कपड़े मंगवाए थे जैसे सोना पहना करती थी, सिंपल सलवार कमीज और दुपट्टा। सोना चारों तरफ देखती है, उसे सूर्या कहीं पर भी नजर नहीं आता तो वह भी बालकनी की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे सूर्या नजर आता है तो वह बिना उससे कुछ बोले उसके बाजू में जाकर खड़ी हो जाती है और वो भी आसमान को देखने लगती है। मौसम अभी भी खराब ही था, बादल गरज रहे थे और बारिश भी नहीं रुकी थी। वही सूर्या सोना को वहाँ आया हुआ जान उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखने के बाद अपना सिगरेट फेंक देता है और दोनों हाथ रेलिंग से टिकाकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुछ देर यूं ही चुप रहने के बाद सोना के पेट से आवाज आने लगती है, जिससे सोना झट से अपने पेट पर हाथ रखते हुए शर्मिंदगी से सूर्या को देखने लगती है। वही सूर्या कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तभी सोना उसको कुछ भी न बोलता देखकर उसे देखते हुए अपना पेट पकड़कर कहती है मुझे भूख लगी है। वो इतना ही कह पाई थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है तो सोना झट से सूर्या के सीने से लग जाती है और कसकर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए अपना चेहरा उसके सीने में घुसा लेती है। वही सूर्या सोना के ऐसा करने